हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है अर्थव्यवस्था में सरकार ने आधारभूत संरचना पर खर्च क्यों वापस लिया है, इसके कौन से दूसरे स्रोत उपलब्ध है। ठीक है, फटाफट हम लोग अब हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को फटाफट अब बल्क में वीडियोस आएंगी, क्योंकि सारा कंटेंट रेडी हो चुका है। हम लोग के 10 तारीख से पेपर है और हम लोग के पास लगभग 7 तारीख है। हम लोग को सारा सब्जेक्ट, लगभग सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो फटाफट हम लोग पढ़ते चलेंगे, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक की प्रस्तावना से कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आधारभूत संरचना किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना किसी भी देश की क्या होती है, आर्थिक रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें सड़क, बिजली, रेल, पानी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं आती हैं। सरकारें पारंपरिक रूप से इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करती रही हैं, क्योंकि ये क्षेत्र प्रत्यक्ष लाभ नहीं देते हैं, लेकिन इसके बिना निजी निवेश और उद्योगों का विकास भी संभव नहीं होता है। मतलब कि क्या करा है, जो आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो किसी भी देश की क्या होती है, आर्थिक रीढ़ होती है। इसमें जो सड़कें होती हैं, या बिजली होती है, रेल होती है, पानी होता है, परिवहन होता है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं आती हैं। सरकारें क्या होती है, जो पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से क्या करती है, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करती है, इन्वेस्ट करती रही है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लाभ नहीं देते हैं ना, डायरेक्ट लाभ नहीं देते हैं, लेकिन इनके बिना निजी निवेश, मतलब जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो उद्योगों का विकास होता है, वो संभव नहीं होता है। हाल के वर्षों में भारत सहित कई देशों में सरकारों ने आधारभूत संरचना पर सीधे खर्च को घटाया है और वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से विकास का प्रयास किया है। हाल के वर्षों में क्या करा है, भारत सहित कई ऐसे देश है, उनमें क्या करा है, सरकारों ने आधारभूत संरचना पर सीधे खर्च को घटाया और वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से विकास का प्रयास किया है। सरकार ने आधारभूत संरचना पर खर्च क्यों घटाया है, वो देखने वाला राजकोषीय घाटा नहीं, फिजिकल डेफिसिट का दबाव। फिजिकल डेफिसिट का क्या दबाव रहा है, जब सरकार की आमदनी रेवेन्यू से अधिक खर्च यानी एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जितनी आमदनी नहीं हो रही उससे ज्यादा अधिक खर्च हो रहा है, तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर सरकार आधारभूत संरचना पर भारी निवेश करती है, अगर जो सरकार है वो आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश करती है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका घाटा और बढ़ता है। तो उसका घाटा क्या होता है, और बढ़ता है। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सीधे खर्च को हटाया, और इसी घाटे को कम करने के लिए क्या करा है, सरकार ने सीधे खर्च को हटाया है। उदाहरण के देखेंगे, 2020-21 में कोविड-19 के कारण टैक्स वसूली घट गई और सरकार ने स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा पर अधिक खर्च किया। ऐसे में पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना पड़ा। ठीक है, जो कोविड-19 हुआ था उसके ऊपर क्या हो रहा है, टैक्स वसूली घट गई थी, तो सरकार ने क्या करा, स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा पर अधिक खर्च किया। ऐसे में जो पूंजीगत खर्च था यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो कम करना पड़ा था। प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा यानी पीपीपी मॉडल क्या होता है। सरकार का मानना है कि जब आधारभूत संरचना पर खर्च केवल सरकार का जिम्मा नहीं होना चाहिए। सरकार का मानना है कि जो आधारभूत संरचना है उस पर खर्च केवल सरकार का जिम्मा नहीं होना चाहिए, इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए क्या करा गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि सरकार का मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर केवल सरकार का ही जिम्मा नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने। इसमें निजी क्षेत्र निवेश करता है और सरकार नीति बनाती है। इसमें क्या करता है, निजी क्षेत्रों का इन्वेस्टमेंट करेगा और सरकार क्या बनाएगी, नीति बनाएगी। ठीक है, प्राथमिकता में बदलाव देखेंगे, यानी कोविड-19 के बाद सरकार को स्वास्थ्य, गरीब कल्याण, सब्सिडी, टीकाकरण, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में खर्च बढ़ाना पड़ा है। इससे आधारभूत संरचना पर खर्च घटाया गया है, मतलब प्राथमिकता में बदलाव करा गया है, यानी प्राइमरी शिफ्ट में। ऐसे कोविड-19 के बाद जो सरकार को क्या करा गया, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण हो गया, सब्सिडी, टीकाकरण, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में खर्च बढ़ाना पड़ा। इससे आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च घटाया गया। नीति आयोग और निजीकरण की नीति देखेंगे, तो नीति आयोग ने निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है। सरकार अब मिनिमम गवर्नमेंट या मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति अपना रही है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति अपना रही है। इसका मतलब है कि सरकार अब व्यवसाय चलाने की बजाय नीति निर्माता की भूमिका में रहना चाहती है। मतलब व्यवसाय चलाने की बजाय क्या बनना चाहती है, वो नीति निर्माता की भूमिका में ज्यादा रहना चाहती है। व्यवसाय कोई और चलाए, लेकिन नीति वो बनाएगी सरकार। ब्याज भुगतान पर दबाव देखेंगे, तो सरकार पर पुराने कर्जों का ब्याज बहुत अधिक है। जो सरकार पर पुराने कर्जे उनका ब्याज बहुत अधिक है। तो 2023-24 में कुल बजट का लगभग 20% केवल ब्याज भुगतान में चला गया था। 2023-24 में जो कुल बजट का लगभग क्या होता है, 20% केवल ब्याज भुगतान में चला गया था। इससे पूंजी निवेश की क्षमता घट गई थी। इससे क्या हुआ था, पूंजी निवेश की क्षमता घट गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, कर संग्रहण में कमी हुई थी। देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में कई बार गिरावट आती है। कि देश में जो प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उसके संग्रह में कई बार गिरावट आती है, जिससे सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे कम हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे कम हो जाते हैं। आधारभूत संरचना के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। सरकार ने खर्च घटाया जरूर है, लेकिन उसकी जगह कई वैकल्पिक स्रोत यानी अल्टरनेटिव सोर्सेज का सहारा भी लिया है। सरकार ने खर्च घटाया तो जरूर है, लेकिन उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं, वैकल्पिक जो स्रोत है, उनका सहारा भी लिया है। पहला हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल।
यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से परियोजनाओं को विकसित करते हैं। सरकार नीति बनाती है और प्राइवेट जो होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तीन मुख्य प्रकार के होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीपीपी मॉडल में। बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बूट यानी बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, डीबीएफओ यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट। दिल्ली उदाहरण के लेंगे तो दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग कई पीपीपी मॉडल से ही बने हैं। ठीक है, इन सबको आप डिफाइन मतलब डिटेल में पीपीपी वाली एक पर्टिकुलर वीडियोस में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सरकार ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी है। इससे विदेशी कंपनियां जैसे रेलवे, ऊर्जा, बंदरगाह, हाईवे अड्डे आदि में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जीएमआर ग्रुप और स्कैंडिया इलेक्ट्रिक जैसे विदेशी साझेदार बिजली और एयरपोर्ट सेक्टर में सक्रिय हैं। ठीक है, समझ में आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियां क्या करनी है? पीएसयू का निवेश क्या है? सरकारी कंपनियां जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, जीएआईएल आदि भी अपनी कमाई का हिस्सा आधारभूत संरचना में लगाती रही हैं, सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, बॉन्ड्स और ऋणपत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स क्या होते हैं? सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी करती हैं जिससे जनता से पैसा जुटाया जाता है। तो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी करती हैं जिनसे जनता से पैसा जुटाया जाता है। ये बॉन्ड्स कर मुक्त होते हैं। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? कर मुक्त होते हैं और निवेशक के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो टैक्सेस फ्री होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? निवेशकों के लिए लाभदायक भी होते हैं, प्रॉफिटेबल। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष यानी एनआईआईएफ क्या होता है? भारतीय सरकार ने एनआईआईएफ यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है ताकि लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। ताकि जो लंबी अवधि के निवेश को क्या किया जा सके? प्रोत्साहित किया जा सके। यह फंड सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से पूंजी जुटाता है। यह फंड क्या करता है? सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से क्या जुटाता है? पूंजी जुटाता है। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? एसेट मोनेटाइजेशन देखेंगे यानी सरकार ने पुराने सरकारी परिसंपत्तियों जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजा को लंबी अवधि के लिए किराए पर देकर पैसा जुटाना शुरू किया है। सरकार ने क्या करा? जो पुराने सरकारी परिसंपत्तियां थी उनको उनको उनके लिए क्या करा? जैसे सड़क होगा, रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजा के लंबी अवधि के लिए क्या करा है? किराए पर देकर पैसा जुटाना क्या करा है? शुरू किया है। इसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी कहा जाता है। इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी जो कोड होता है आईबीसी का उपयोग देखेंगे। जब आधारभूत संरचना से जुड़ी कंपनियां दिवालिया होती है, जब आधारभूत संरचना से जो जुड़ी कंपनियां थी वो दिवालिया हो जाती है तो आईबीसी के माध्यम से उनका पुनर्गठन होता है। तो आईबीसी के माध्यम से क्या होता है? उनका पुनर्गठन होता है और निवेशकों को न्यायपूर्ण अवसर मिलता है। जो निवेशक होते हैं उनको क्या मिलते हैं? न्यायपूर्ण अवसर मिलते हैं। इससे निजी निवेशकों का भरोसा बना रहता है। इससे जो निजी निवेशक होते हैं उनका भरोसा बना रहता है। स्टेट गवर्नमेंट्स का सहयोग देखेंगे यानी जो राज्य सरकारें भी अब अधिक सक्रिय हो गई हैं। वे स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी बनाकर अपने अपने राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी निवेश क्या कर रही हैं? ला रही हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कानूनी दृष्टिकोण लॉ पर्सपेक्टिव देखें तो पीपीपी मॉडल और संविदा कानून लॉ कॉन्ट्रैक्ट इसमें बहुत ज्यादा एक यूजफुल होता है। यानी पीपीपी परियोजना भारत के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आती है। अगर कोई पक्ष अनुबंध तोड़ता है तो उसे दंड या हर्जाना देना पड़ता है। उदाहरण, किसी कंपनी ने अगर टोल रोड बनाने के बाद संचालन की शर्तें नहीं मानी तो सरकार उसे कोर्ट में ले जा सकती है। एफडीआई और एफईएमए क्या होता है? आधारभूत संरचना में विदेशी निवेश यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी एफईएमए 1999 और एफडीआई पॉलिसी के अंतर्गत आता है। सरकार को नियमों के अनुसार विदेशी कंपनियों को अनुमति देनी होती है। सरकार को नियमों के अनुसार ही विदेशी जो कंपनियां होती हैं उनको अनुमति देनी होती है। एनवायरमेंटल लॉ होता है। इसमें हर आधारभूत परियोजना को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी ईआईए और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे कानूनों का पालन करना होता है। उदाहरण, किसी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जंगल काटने की मंजूरी एमओईएफ से ही लेनी पड़ती है। इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड 2016 देखते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां कर्ज नहीं चुका पाती हैं तो आईबीसी के तहत उन्हें पुनर्गठित या परिसमापन किया जाता है। इससे इससे बैंकों और निवेशकों का उनका पैसा वापस मिलने की संभावना क्या होती है? बढ़ती है। डिवीजन चार्ट देखेंगे, आधारभूत संरचना, खर्च और स्रोत देख के चल के बिंदु देखेंगे और इसका विवरण देख लेंगे। खर्च घटाने का राजकोषीय घाटा होता है, प्राथमिकता में बदलाव होता है, ब्याज बोझ हो जाता है। प्रमुख की नीति इसमें क्या है? पीपीपी मॉडल, निजीकरण, निवेश प्रोत्साहन। वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से? एफडीआई, पीपीपी, एनआईआईएफ, एसेट मोनेटाइजेशन और बॉन्ड्स होगा। कानूनी पहलू में देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एफईएमए, आईबीसी, ईआईए, लैंड एक्विजिशन एक्विशन लैंड एक्विजिशन है मतलब जो भूमि अधिग्रहण होता है वो सब। ठीक है।
भूमि अधिग्रहण को देखेंगे। तो निष्कर्ष आखिरी में इसमें क्या निकला, तो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, आधारभूत संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे केवल सरकारी खर्च के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसलिए सरकार ने नए स्रोतों जैसे पीपीपी, एफडीआई, एनआईआईएफ और एसेट मोनेटाइजेशन को अपनाया है। एक कानून के छात्र के नाते यह समझना बहुत जरूरी है कि निवेश अनुबंध, पर्यावरण और दिवालियापन जैसे कानूनी मुद्दे आधारभूत संरचना के सीधे जुड़े होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में काम करने वाले वकीलों और नीति निर्माताओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्थशास्त्रियों की। समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स के वीडियोस आते रहेंगे। इकोनॉमिक्स के ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, फटाफट हम लोग कंप्लीट करके किनारे कर देंगे। फिर हिस्ट्री और मुस्लिम लॉ साथ में चलेगा, प्रॉपर्टी एक्ट और कंपनी लॉ साथ में चलेगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, 7 के लगभग हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।